ओके, तो मॉलिक्यूल क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का वो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि स्टेबल होता है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो CO2, ठीक है, या H2O, या फिर CH4, या फिर NH3। बहुत सारे आप एग्जांपल्स इसके दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। CO2 हो गया, H2O हो गया, CH4 हो गया, NH3 हो गया, या फिर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर H2SO4 हो गया, है ना, H2SO4 हो गया। ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटीज ढेर सारी हैं। ओके, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल के बारे में हमें एक चीज वो जानना है, और वो है मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि बार बार हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, पता है आप लोगों को? कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट, बताइएगा। कैसे निकालते हैं अमृता? अमृता, यस सर। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, कुछ आइडिया? निकाला होगा कभी। जैसे एटम के लिए एटॉमिक वेट होता है, वैसे ही मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब जैसे CO2 का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, CO2 का, तो CO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो सम ऑफ यानी कि आप मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, तो मॉलिक्यूलर वेट को डिफाइन करें तो सम ऑफ एल्जेब्रिक सम, कहिए एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल। नहीं, algebraic sum of atomic weight of, algebraic sum of atomic weight of all the elements in a molecule। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक वेट का जो एल्जेब्रिक सम होता है उसको हम मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल CO2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तो इट इज एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन प्लस 2 into atomic weight of what, ऑक्सीजन। बात समझ में आया? ऐसे आप निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आ रही है बात? 2 into atomic weight of ऑक्सीजन, ठीक है, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। इज इट क्लियर, यहां तक कोई समस्या बताइएगा। एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन क्या होता है, कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 12 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16। तो जरा बताइए CO2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, 12 प्लस 2 into 16 which is equals to what, 12 plus 32 and that is equals to what, 44 होगा कि नहीं? तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा, 44। जरा CH4 का मॉलिक्यूलर वेट जल्दी से बता दीजिए। कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो जरा जल्दी से बताइएगा CH4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, बताइए। सर 16। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा कार्बन का, ये हो जाएगा एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। एटॉमिक वेट को ए से डिनोट करते हैं, तो एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन प्लस 4 into एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 4 into 1 विच इज 16। H2SO4 का जरा एटॉम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए तो जरा। हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, 32, और ऑक्सीजन का 16 होता है। जरा जल्दी से कैलकुलेट करके बताइएगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइएगा क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट।
कॉपी खत्म, कॉपी ओपी लेके बैठते हैं ना आप लोग? Yes, sir. हाँ गुड। अभिनम, यस सर। कॉपी ओपी लेके बैठते हैं ना? यस सर। हाँ बहुत जरूरी है। तो निकालिएगा। H2SO4 का बताएंगे, अभिनम मुझे बताएंगे कितना होगा? H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? नहीं आया? और टाइम लग रहा है? 2 हाइड्रोजन है, यानी कि 2 × 1 प्लस 1 सल्फर है, सल्फर का होता है 32, यानी कि प्लस 32 प्लस 4 × व्हाट? ऑक्सीजन का Sir, कितना? 98. 90, 8. 98, वेरी गुड, 98 होगा। अनुश्री कहाँ गए? अमृता, अनुश्री कहाँ Sir, चली? पता. अच्छा, ओके ओके। चलिए जरा एक और निकालिएगा, HNO3 का। नाइट्रोजन का होता है एक्स्ट्रा, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक वेट, पता है किसी को? नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 14, एटॉमिक नंबर 7 होता है, एटॉमिक वेट 14 होता है। आप लोग को होमवर्क भी देता हूं मैं कल, कम से कम 20 तक जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट लर्न कर लीजिएगा कल 20 तक, और एक आध दिन और ले लीजिए, कम से कम 30 तक लर्न होनी चाहिए आपको। कम से कम इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए, इतनी जानकारी होनी चाहिए आपको। तो निकालिएगा जरा इसका Sir, HNO3। 60. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 63. वेरी गुड। हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 × ऑक्सीजन का 16, ये आ जाएगा 63। तो किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं ना? ओके, Yes, sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक और निकाल लीजिए, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसमें क्लोरीन का होता है 35.5, कार्बन का तो पता ही है आपको 12 होता है। साथ में ही आप बेंजीन का निकालिएगा। बेंजीन क्या होता है? C6H6, ये बेंजीन, इसको बेंजीन कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेंजीन। जरा इसका, कार्बन का तो पता ही है, हाइड्रोजन का पता ही है, दोनों का निकालिएगा मॉलिक्यूलर वेट। Sir, CCl4 का 154 है. 54. 154, ओके। और C6H6 का? So, क्या होगा? sir, 78. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैसे निकालेंगे? तो भाई कार्बन का होता है 12 प्लस 4 × क्लोरीन का होता है 35.5, इसको सॉल्व करेंगे, विल गेट 154। इसमें 6 × कार्बन का 12 प्लस 6 × हाइड्रोजन का 1, जितने हाइड्रोजन है इनटू उसका एटॉमिक वेट कर देना है ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी 78। अभी नाम बताइएगा, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अखिलेश, अखिलेश Yes, sir. समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. वीडियो ऑन कीजिए सभी लोग। समझ में आ रहा है अखिलेश? क्यों अखिलेश, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. हाँ ओके। तो बढ़िया से पढ़ाई चल रही है ना आप लोगों की? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. मेहनत करना है खूब। अभी 10th खत्म हुआ है, टाइम बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, 2 साल आपका बड़ा ही इम्पोर्टेंट है।
इस पे फोकस कीजिएगा आप लोग। अनुश्री कहाँ गायब हो गए थे? अनुश्री, अच्छा अनुश्री अभी कनेक्ट हो रहा है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी कलम लेके बैठा कीजिएगा। देखिए जो भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, थियोरेटिकल नहीं होगा ये, इसमें मैं प्रॉब्लम करने को दूंगा आपको, है ना। इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम करने को दूंगा आप लोगों को, यहीं पे प्रॉब्लम करने होंगे। तो कॉपी कलम लेके बैठना है, ठीक है। Yes, sir. ओके अनुश्री कहाँ गायब हो गए थे अभी, कहाँ चले गए थे आप? सर आज मेरा नेट बहुत अच्छा स्लो है, तो सर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्लास ज्वाइन नहीं हो पाई। चलिए कोई नहीं कोई नहीं। बोल। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया है अभी, एक ही बात बताई है। मैं रिवीजन करा रहा था और मैंने यही बताया अभी, मॉलिक्यूल के बारे में मैं बात कर रहा था और मॉलिक्यूलर वेट निकालना सिखा रहा था आप लोगों को। मॉलिक्यूलर वेट निकालना आता है अनुश्री? बताइएगा अनुश्री, मॉलिक्यूलर वेट निकालना आता है? फिर चले गए अनुश्री, फिर उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके कोई बात नहीं, मैं उनको लिंक भेज दूंगा, ये यूट्यूब पे डाल दूंगा, लिंक भेज दूंगा। चलिए तो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर वेट। यहां तक हमने मॉलिक्यूलर वेट समझ लिया, ठीक है। तो हमें एटम और मॉलिक्यूल का एक बेसिक आइडिया हमें मिल गया है। यहाँ तक एटम्स और मॉलिक्यूल का बेसिक आइडिया हमने देख लिया है। एटम के बारे में देख लिया, एटम में क्या क्या चीजें होती हैं, मॉलिक्यूल में क्या क्या होता है, किस तरह से बना होता है, उसके बारे में बेसिक बातें जान गए। अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में ये चैप्टर है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके बारे में है, उसके बारे में अब हमें बात करनी है, एंड दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम मोल की बात करेंगे। अच्छा आप अगर एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो बुक में थोड़ा सा आगे दिया गया है, मैं पहले पढ़ाता हूँ सो दैट मुझे लगता है कि मोल कॉन्सेप्ट से पढ़ाना आसान रहता है। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट से, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था। एक मोल में कितने होते हैं? एक मोल का मतलब 6.022 into 10 raised to the power 23. Anything which is this much is known as 1 mole. It is just like a dozen. जैसे एक डजन कहें हम तो एक डजन बराबर 12 होता है, वैसे ही एक मोल इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 raised to the power 23 होता है। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग क्वांटिटी, बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, इसलिए हम इस नंबर का यूज नॉर्मल डेली लाइफ में नहीं करते हैं, हम केमिस्ट्री में करते हैं, और वो भी एटम और मॉलिक्यूल्स को गिनने के लिए, ठीक है। सो मोल इज यूज्ड टू कैलकुलेट या टू काउंट, कहिए कैलकुलेट कह सकते हैं, लेकिन टू काउंट द नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल्स के नंबर को काउंट करने के लिए हम मोल का यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अच्छा ऑब्वियसली ये इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है कि इस नंबर का यूज हम डेली लाइफ में नहीं कर सकते। इस नंबर का यूज हम डेली लाइफ में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते इस नंबर का यूज डेली लाइफ में? इसलिए नहीं कर सकते हैं कि ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। और एटम और मॉलिक्यूल को हम गिन भी नहीं सकते हैं, इतने मॉलिक्यूल और एटम्स को। तो इसके लिए हमें एक दूसरी यूनिट देखनी होगी, दूसरी यूनिट खोजनी होगी। तो दूसरी यूनिट के बारे में हमें अवोगाद्रो ने बताया था। उन्होंने ये बताया एक मोल में 6.022 into 10 raised to the power 23 एटम या मॉलिक्यूल होते हैं। ये बात तो है ही है, इसमें कोई समस्या नहीं है, इतने एटम या मॉलिक्यूल होते हैं। और साथ ही साथ जो इनका वेट होता है, इतने एटम्स या इतने मॉलिक्यूल्स का जो वेट होता है, अगर एटम है तो एटॉमिक वेट के आगे
ग्राम लगा दीजिए, और अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट के आगे ग्राम लगा दीजिए। बात समझ में आ रहा? ये लाइन जरा समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इस पे आपके खूब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खूब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे, ठीक है? इसलिए इस लाइन पे जरा फोकस कीजिएगा। एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ऑफ कोर्स उतने मॉलिक्यूल्स को हम गिन नहीं सकते हैं, तो उसकी करस्पॉन्डिंग वेट देखना होगा। तो इसका जो वेट होता है वो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के आगे अगर ग्राम लगा दें, अगर एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट के आगे ग्राम लगा दें, उसके बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक वेट इज 12। ओके, अभी हमने देखा एटॉमिक वेट के आगे ग्राम लगा दें, यानी कि कार्बन का 12 ग्राम ले लें, तो उसमें कितने कार्बन के एटम्स होंगे? दैट वुड बी 6.022 इंटू 10⁻23, और उस कितने एटम्स होंगे, और वो 1 मोल के बराबर होगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आई यहां तक? अगर यस सर। कार्बन के बजाय नाइट्रोजन ले लूं मैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 14, 14 के आगे अगर मैं ग्राम लगा दूं, ठीक है, नाइट्रोजन का 14 ग्राम ले लूं, ठीक है, नाइट्रोजन के 14 ग्राम में, क्योंकि एटॉमिक वेट 14 होता है नाइट्रोजन का, तो उसके आगे ग्राम लगा दें, 14 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, और उसमें 1 मोल नाइट्रोजन एटम, इसमें कह सकते हैं 1 मोल कार्बन एटम। बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? यहां तक कोई बात, कोई दिक्कत? और और के बारे में बताइएगा जरा। अगर हम आयरन ले लें, आयरन का एटॉमिक वेट पता है किसी को? बताएगा कोई मुझे आयरन का एटॉमिक वेट? आयरन का एटॉमिक वेट क्या होता है? तो आयरन के 56 ग्राम में, यानी कि देखिएगा 1 मोल एटम का वजन फिक्स नहीं है, समझिएगा कहानी को। 1 मोल एटम का वजन यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का जो वेट है वो फिक्स नहीं है कि नहीं? फिक्स है क्या? नहीं भाई, अलग अलग एटम के लिए 1 मोल का वजन अलग अलग होगा। जैसे कार्बन के 1 मोल का वजन कितना होगा? 12 ग्राम। नाइट्रोजन के 1 मोल का वजन 14 ग्राम। आयरन के 1 मोल का वजन 56 ग्राम, यानी कि आयरन का 56 ग्राम लेंगे तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होंगे, और उनका जो वेट होगा उसमें 1 मोल आयरन के एटम्स होंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है बात Yes, sir. यहां तक? अच्छा, ऐसे ही चलिए बताइए, अब H2O का कितना ग्राम ले लें हम? H2O मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का क्या निकालते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। H2O का मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा? H2O का मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा? Sir, 18. 18। वेरी गुड। H2O का मॉलिक्यूलर वेट 18 आएगा, यानी कि 18 के आगे अगर हम ग्राम लगा दें, 18 ग्राम, सो 18 के आगे ग्राम लगा दे, तो इन 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल I will have how much? 6.02 022 into into 10 10 raised to 23 atom. what? Atom, Yes. मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल है ना, तो इतने मॉलिक्यूल होंगे, Yes, sir. उसमें 1 मोल H2O मॉलिक्यूल होंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा,
गिनना आसान हो गया। अब मैं कहूं आपसे, अगर मैं कहूं कि एज अ केमिस्ट अगर मैं कहूं कि मुझे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ H2O दे दीजिए, तो आप दे सकते हैं? आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी है, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो आपको पता चल जाएगा कि सर जो है 18 ग्राम पानी मांग रहा है। आप एक ये ले लेंगे, एक तराजू ले लेंगे, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक वेट होता है वो ले लेंगे, उसमें कोई बर्तन रखेंगे और उसमें पानी ऐसे डालेंगे, जैसे ही 18 ग्राम हो जाएगा आप कहेंगे सर लीजिए, दिस इज द, इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं H2O के। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बात समझ में आ गया? yes sir. ठीक है, तो ये रही, ये है बात इसकी। ठीक है, अनुश्री आपका नेट आई थिंक आजकल आज बड़ा ही अनस्टेबल है ना अनुश्री? ओके, आई होप आप सुन रहे हो अनुश्री। कोई बात नहीं, अगर नहीं सुन पाएंगे तो मैं ये जो वीडियो है रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा, फिर चलेगा ये YouTube पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, लिंक शेयर कर दूंगा मैं। अच्छा, अगर मैं बेंजीन की बात करूं C6H6 की, तो C6H6 का कितना ग्राम लेना पड़ेगा हमें एक मोल के लिए? C6H6 की एक मोल के लिए कितना ग्राम लेना पड़ेगा? 78. 78, वेरी गुड। यानी कि C6H6 का मॉलिक्यूलर वेट अभी हमने निकाला था 78, 78 के आगे ग्राम लगा दें तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, और एक मोल C6H6 मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं ये पूछूं आपसे, जरा क्वेश्चन को समझिएगा, थोड़ा सा मैं घुमा फिरा के पूछ रहा हूं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि C6H6 का एक मोल लिया है हमने, ठीक है, उसमें कार्बन कितने मोल्स हैं, तो क्या होगा? एक मोल ऑफ C6H6 बेंजीन में कार्बन के कितने एटम्स होंगे? बताइएगा। सर एक बार दोबारा क्वेश्चन। एक बार फिर से क्वेश्चन कहता हूं। क्वेश्चन ये है कि C6H6 का सपोज कीजिए मैंने एक मोल लिया है, तो उसमें कार्बन के कितने एटम्स होंगे, एटम्स कितने होंगे? देखिएगा जरा, देखिएगा, मजेदार है। C6H6 एक मॉलिक्यूल कैसे बना है? 6 कार्बन से और 6 हाइड्रोजन से, यानी कि एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन के एटम्स हैं? 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है कि नहीं है? यस सर. तो अगर मैं कहूं एक मोल में कितने कार्बन एटम्स हैं, तो क्या कहेंगे? 6 मोल कार्बन एंड 6 मोल हाइड्रोजन, कहेंगे क्या इस बात को? बात समझ में आया? Yes sir. ठीक है, यानी कि हमें यस. यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि कितने एटम से मिलके बना हुआ है। अगर मैं कहूं कि बताइए एक मोल में टोटल कितने एटम्स हैं, तो कितने एटम्स हो जाएंगे, कितने मोल एटम होंगे? इसके एक मोल में कितने मोल एटम्स हैं, बताइएगा जरा। बोलिएगा। इसके एक मोल में कितने मोल एटम्स होंगे? 6 मोल कार्बन के हैं, 6 मोल हाइड्रोजन के हैं एक मोल में, तो कितने मोल एटम्स हैं टोटल? 12 मोल एटम्स है कि नहीं है? बताइएगा, समझ में आ रही है यस बात? सर. दिक्कत हो रहा है? चलिए एक बार फिर से करते हैं, एक बार फिर से एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं।
एक और एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा जरा, अगर मैं ले लूं यहाँ पे सपोज कीजिए NH3 ले लो, NH3, तो ये बताइए NH3 का मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा? पहले तो ये बताइए, नाइट्रोजन का 14 होता है और हाइड्रोजन का 17 होगा, यानी 17। अमोनिया का 17 ग्राम ले लूं, अगर अमोनिया का 17 ग्राम ले लूं, तो इन 17 ग्राम ऑफ अमोनिया आई विल हैव 6.022 into 10 raised to the power 23 अमोनिया मॉलिक्यूल होगा। और मोल Yes, sir. है तो 1 मोल अमोनिया मॉलिक्यूल होगा, 1 मोल NH3 मॉलिक्यूल होगा कि नहीं? एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम्स हैं जरा बताइए तो? एक अमोनिया मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलके बना हुआ है? एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन बनाए कि नहीं? NH3 का मतलब क्या हुआ? NH3 का क्या मतलब होता है? 3 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है, यानी कि NH3 की एक मॉलिक्यूल में 1 नाइट्रोजन होगा और 3 हाइड्रोजन होगा, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ठीक है, यस सर। ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन ये कहूं कि अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम्स हैं, तो कितने एटम्स होंगे? 4. 4। 4। बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम्स होंगे? 12। 6 कार्बन के 6 हाइड्रोजन के टोटल 12 एटम। Yes, sir. अच्छा, अगर मैं कार्बन के एटम कहूं तो कितने कार्बन के एटम्स होंगे? 6. 6 कार्बन एटम, वेरी गुड। और अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो कितने हाइड्रोजन के एटम्स होंगे? 6. 6 हाइड्रोजन एटम, वेरी गुड। ऐसे ही मैं अगर एक और मॉलिक्यूल ले लूं, CCl4, चलिए CCl4 के एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम्स होंगे? 5। 5 एटम। और आउट ऑफ 5 क्लोरीन कितने होंगे? 4। 4. कार्बन कितने हो जाएंगे? 1। होगा कि 1। नहीं होगा बताइएगा? ठीक है, तो ये तो एक मॉलिक्यूल की कहानी है, उसी में मोल से मल्टीप्लाई कर दें। अगर ये मैं एक मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। एक पेन का बॉक्स है आपके पास, उस पेन के बॉक्स में 4 पेन है सपोज कीजिए, और ऐसे आपके 12 बॉक्सेस हैं, 1 डजन बॉक्स, 1 डजन बॉक्स है आपके पास। मैं पूछूं टोटल कितने पेन्स होंगे आपके पास, क्या बताएंगे? कितने दर्जन पेन होंगे? टोटल कितने डजन पेन होंगे आपके पास, बताइएगा? सर एक बार रिपीट करना। क्वेश्चन, एक बॉक्स है, बॉक्स में 4 पेन्स हैं, 4 पेन दिख रहा है ना, ऐसे 4 ये पेन है, ठीक है? एक बॉक्स में 4 पेन है, और ऐसे आपके पास 1 डजन बॉक्सेस हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास टोटल पेन कितने होंगे? सर 48. 48। डजन में कितने होंगे? डजन में, सही कह रहा है, 48 डजन में कितने होंगे? 4 सर डजन। 4 डजन, 4. 4 डजन. यानी कि अगर एक बॉक्स में 4 पेन है तो एक डजन बॉक्स में 4 डजन पेन होंगे, होंगे कि नहीं भाई? यस सर। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है, तो
एक मोल मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे? 5 मोल एटम। Yes, sir. बात समझ में आ रहा है? तो अगर मैं ये कहूं कि CCl4 के एक मोल में कितने टोटल मॉलिक्यूल्स, टोटल कितने एटम्स होंगे, तो क्या होगा जवाब? 5 मोल। एक मॉलिक्यूल में 5 एटम, तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, कितने एटम्स? 5 मोल एटम। ये कहानी समझ में आ रही है? दिक्कत हो रहा है इसमें? बताइएगा भाई। डजन और मोल एक ही जैसा तो होता है ना? डजन और मोल में फर्क क्या है? नंबर का। एक डजन मतलब 12, एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। यही तो बस अंतर है ना? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए मैं एक मॉलिक्यूल ले लूं H2O, H2O की एक मॉलिक्यूल में अभी ये शायद मीटिंग क्लोज हो जाएगी, हम लोग फिर से ज्वाइन करेंगे, ठीक है? एक मॉलिक्यूल में अगर सपोज कि एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है और टोटल 3 एटम है। Yes, एक sir. मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो एक मोल H2O में कितने एटम्स होंगे? 3 मोल एटम होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. बात समझ में आई? बताइएगा। Yes, sir. क्वेश्चन का Sir, जवाब repeat कर. एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फिर से देखिएगा। एक दूसरे एग्जाम्पल से रिपीट करता हूँ। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल ले लूं H2SO4 का। इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 6. 4 1 5 2 7 एटम। Yes, sir. चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा मीटिंग क्लोज करते हैं और फिर हम लोग फिर से आएंगे हम लोग, ठीक है? Yes, sir. फिर से